अध्याय 13 त्रुटि के लिए जगह। किसी भी योजना का सबसे बड़ा भाग तब के लिए योजना बनाना है जब आपकी योजना काम न करे। बेंजामिन ग्रेहम अपनी सुरक्षा सीमा के सिद्धांत के बारे में जाने जाते हैं। इस बारे में उन्होंने विस्तार में और गणितीय विवरण के साथ लिखा। लेकिन इस सिद्धांत का मेरा पसंदीदा सारांश तब आया जब उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि सुरक्षा सीमा का उद्देश्य पूर्वानुमान को अनावश्यक करना है। इस सरल से कथन में कितनी शक्ति है और अधिक नहीं कहा जा सकता। सुरक्षा सीमा, आप इसे त्रुटि के स्थान या अतिरेकता भी कह सकते हैं, ऐसे संसार में सुरक्षित रूप से आगे बढ़ते रहने का एकमात्र तरीका है जो संभावनाओं से चलता है, निश्चितता से नहीं। और संपत्ति से संबंधित लगभग सब कुछ इसी संसार में पाया जाता है। सुनिश्चितता के साथ पूर्वानुमान करना कठिन है। कार्ड की गिनती करने वाला यह स्पष्ट रूप से जानता है, क्योंकि कोई भी संभव रूप से नहीं जान सकता कि फटे हुए डेक में कोई कार्ड कहाँ पर होगा। यह उन लोगों के लिए इतना स्पष्ट नहीं है जो कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं, अगले 10 वर्ष में स्टॉक मार्केट का औसत वार्षिक कितना प्रतिफल होगा, या मैं किस तारीख पर सेवानिवृत्त हो पाऊंगा। लेकिन मूल रूप से ये दोनों एक जैसे ही हैं। हम बस इतना कर सकते हैं कि संभावनाओं के बारे में सोचें। लेकिन त्रुटि का स्थान अगोचर है और इसे गलत समझा जाता है। इसे अक्सर एक रूढ़िवादी बचाव के रूप में देखा जाता है, जिसे वे लोग इस्तेमाल करते हैं जो अधिक जोखिम नहीं उठाना चाहते या अपने विचारों पर विश्वास नहीं रखते। त्रुटि के स्थान का एक महत्वपूर्ण संबंधी जोखिम उठाते समय आशावाद पूर्वाग्रह है। रशियन रूलेट को आंकड़ों की दृष्टि से काम करना चाहिए। संरक्षण हितकारी सहयोगानुपात से लगाव जब नकारात्मक पहलू किसी भी हाल में स्वीकार्य न हो। नासिम तलीब कहते हैं, आप जोखिम को पसंद करने वाले हो सकते हैं और विनाश से पूर्णतः प्रतिफल भी, और वास्तव में आपको होना भी चाहिए। बात यह है कि आगे बढ़ने के लिए आपको जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई भी जोखिम जो आपको बर्बाद कर दे लेने लायक नहीं है। रशियन रूलेट खेलते हुए सहयोगानुपात अपने पक्ष में होता है, लेकिन नकारात्मक पहलू का जोखिम सकारात्मक संभवता के योग्य नहीं है। ऐसी कोई सुरक्षा सीमा नहीं है जो जोखिम की भरपाई कर सके। संपत्ति के साथ भी ऐसा ही है। अनेकों लाभप्रद चीज़ों का सहयोगानुपात आपके पक्ष में होता है। अधिकतर वर्षों में रियल एस्टेट के दाम ऊपर जाते हैं और अधिकतर वर्षों के दौरान आपको हर सप्ताह वेतन भी मिलता है। लेकिन अगर किसी बात के 95% सही होने की संभावना है, 5% गलत होने की संभावना का मतलब है कि आप नकारात्मक पहलू को जीवन में कभी न कभी अवश्य ही अनुभव करेंगे। और अगर नकारात्मक पहलू का मूल्य विनाश है, बाकी 95% का सकारात्मक परिणाम इस जोखिम के योग्य नहीं है, चाहे फिर वह कितना भी आकर्षक लगे। आज जो होने की उम्मीद करते हैं, त्रुटि का स्थान उसके चारों ओर की सीमा को बढ़ाने से कहीं अधिक करता है। यह आपको ऐसी चीज़ों से सुरक्षित करने में भी सहायता करता है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और जो अत्यधिक कष्टप्रद घटनाएं हो सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध में स्टैलिनग्राड की लड़ाई इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई थी। इसके साथ ही लोगों के जोखिम झेलने की अनेकों चौंका देने वाली कहानियाँ भी सामने आई। इनमें से एक 1942 में सामने आई, जब एक जर्मन टैंक यूनिट शहर के बाहर घास के मैदानों में रिजर्व के तौर पर खड़ा था। जब अगली पंक्ति में टैंकों की अत्यंत आवश्यकता थी, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। उनमें से एक ने भी काम नहीं किया। यूनिट के 104 टैंकों में से 20 में से भी कम काम कर रहे थे। इंजीनियरों ने तुरंत समस्या का पता लगा लिया। इतिहासकार विलियम क्रेग लिखते हैं, अगली पंक्ति में कई सप्ताह की निष्क्रियता के दौरान खेतों के चूहे वाहनों में घुसकर रहने लगे और उन्होंने विद्युत प्रणाली में इंसुलेशन को कतर दिया था। जर्मन लोगों के पास विश्व की सबसे परिष्कृत उपकरण थे और फिर भी वे चूहे से हार गए। आप उनके अविश्वास की कल्पना कर सकते हैं। यह शायद कभी उनके जहन में भी नहीं आया होगा। ऐसा कौन सा टैंक डिज़ाइनर होगा जो चूहों से सुरक्षा के बारे में सोचेगा? कोई तर्कसंगत व्यक्ति तो नहीं, और ख़ासकर वह जिसने टैंकों का इतिहास पढ़ा हो। लेकिन इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। आप हर तरह के जोखिम के लिए योजना बना सकते हैं, सिवाय उसके जो इतना मूर्खतापूर्ण लगे कि कभी आपके दिमाग से ही न होकर गुजरे।
और इस तरह की मूर्खतापूर्ण चीज़ें ही सबसे अधिक हानि पहुंचा सकती है, क्योंकि जितना आप सोचते हैं उससे कई अधिक बार होती है और आप नहीं समझ पाते कि उनका सामना कैसे किया जाए। 2006 में वॉरेन बफेट ने अपने संभाव्य प्रतिस्थापना के लिए खोज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो गंभीर जोखिम को पहचानने और उससे बचने के लिए आनुवंशिक रूप से क्रमोदेशित हो, साथ ही वे जोखिम भी जो पहले कभी सामने न आए। मैंने यह कौशल ऐसे कई स्टार्टअप्स में देखा है जिन्हें मेरी कंपनी कोलैबोरेटिव फंड ने समर्थन दिया है। किसी भी संस्थापक से उन जोखिमों की सूची बनाने को कहिए जिसका वे सामना करते हैं और सामान्य जोखिम ही बताए जाते हैं, लेकिन एक स्टार्टअप को चलाने के अनुमानित संघर्षों के अलावा यहाँ ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिनका सामना हमने अपनी पोर्टफोलियो कंपनी में किया है। पानी के पाइप फटने से एक कंपनी का कार्यालय पानी के भराव से नष्ट हो गया। एक कंपनी के कार्यालय में 3 बार चोरी हुई। एक कंपनी को उसकी उत्पादन इकाई से बाहर निकाल दिया गया। मंत्रालय को फ़ोन करके यह शिकायत दर्ज की कि एक अन्य ग्राहक अपने कुत्ते को साथ लेकर अंदर आया था। एक संस्थापक को मानसिक विकार का सामना करना पड़ा। इनमें से कई घटनाएं कंपनी के भविष्य के लिए अस्तित्व संबंधी थी, लेकिन कोई भी ऐसी नहीं थी जिसका पूर्वाभास किया जा सके, क्योंकि इनमें से एक भी इन सीईओ में से किसी के साथ पहले नहीं हुई थी या फिर किसी और के साथ जिसे वे जानते हों। यह एकदम अज्ञात क्षेत्र था। संपत्ति के साथ सबसे बड़ा असफलता का एकल बिंदु अपनी अल्पावधि खर्च के लिए वेतन पर एकमात्र निर्भरता है। जब आपके पास कोई बचत न हो, आपके वर्तमान के कई खर्चे और भविष्य के खर्च के बीच अंतर बनाने के लिए वह तरकीब जो अक्सर अनदेखी रह जाती है सबसे धनवान लोगों द्वारा भी, वह हमने अध्याय 10 में देखी। यह समझना कि हमें बचत करने के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं होती। कार, घर या सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना ठीक है, लेकिन साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि उन चीज़ों के लिए बचत की जाए जिनका आप अनुमान नहीं लगा सकते या जिन्हें जानबूझ नहीं कर सकते। खेत के चूहे का वित्तीय समकक्ष। इस बात का पूर्वानुमान लगाना कि आप अपनी बचत को कैसे खर्च करेंगे, यह मानकर चलना है कि आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां आप ठीक तरह से जानते हैं कि भविष्य में आपका खर्च कितना होगा, जो कोई नहीं जानता। मैं बहुत बचत करता हूँ और मैं नहीं जानता कि भविष्य में मैं इसे कहाँ खर्च करूँगा। कुछ ऐसी वित्तीय योजनाएं जो सिर्फ ज्ञात जोखिम को ध्यान में रखती हैं, उन्हें वास्तविक संसार में टिके रहने के लिए पर्याप्त सुरक्षा सीमा होती है। वास्तव में हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग तब के लिए योजना बनाना है जब आपकी योजना काम न करे। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ यह आप पर कैसे लागू होता है।